Now the next topic, how to measure correctly. अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ वगैरह को मेजर करना हो तो हम करेक्ट वे में किस तरह से मेजर करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको सुधार सकते हैं. दिस थिंग्स विल बी स्टडीड इन दिस टॉपिक. तो सबसे पहले करेक्ट मेजरमेंट, कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट अगर हम करते हैं लेंथ वगैरह का, तो वो करेक्टली कैसे मेजर करें और उसमें मिस्टेक्स हम क्या करते हैं और उन मिस्टेक्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं. एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास में गिलास है, ग्लास टम्बलर है और उसके अंदर हमने पानी डाल रखा है. अब इस पानी की जो सरफेस है वहाँ पर हमें पता लगाना चाहिए कि कितने मिलीलीटर वाटर है. तो इसके लिए कई तरीके हैं. जैसे कुछ लोग इसको अगर इस तरह से टिल्टेड देखते हैं, कुछ इसको स्ट्रेट लाइन से देखते हैं और कुछ है वो नीचे से इसको बिलो से देखते हैं. तो उस केस में होगा क्या एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास में जो वाटर जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है और बीच में जो मार्किंग है वो इस तरह से. अब वाटर मान लो कि इस पॉइंट पे है. अगर हम यहाँ पे आई साइट को रखते हुए अगर हम मेजर करते हैं, दूसरा हमारा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ पे आई साइट को रखते हुए अगर मेजर करते हैं तो इस यहाँ पे मेजरमेंट कितने आने के चांसेस होंगे. और अगर हम मेजरमेंट यहाँ से करते हैं मान लो, तो मेजरमेंट में हम क्या बताएंगे कि ये जो आ रही है हमारी रीडिंग वो कितनी होगी. तो इस केस में हम देख सकते हैं कि इसको या इसको देख करके मतलब कि अगर इस मेथड से हम मेजर करते हैं तो ये हमें यहाँ इस पॉइंट पे, अगर हम इससे मेजर करते हैं या फिर इससे मेजर करते हैं तो उस केस में तीनों की रीडिंग है वो अलग अलग आ सकती है. ये जो लाइन है ये डिपेंड करेगी कि ये इस लाइन से हम इसको मेजर कर रहे हैं या इस लाइन से हम मेजर कर रहे हैं. तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है और ये जो लाइन है वो यहाँ पे कट कर रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है. सेम यही चीज है कि ये जो लाइन है वो यहाँ तक जा रही है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है. जबकि अगर हम कंटेनर की बात करें तो पानी हमने यहाँ तक ही भरा है. इट मीन्स ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये करेक्ट है, ये वाली जो मेथड है वो करेक्ट है और ये दोनों मेथड इनकरेक्ट है. इट मीन्स हम मिस्टेक्स क्या करते हैं कि मेजर करते समय हम क्या कर रहे हैं कि अपनी आई साइट को पैरेलल ना रखते हुए टिल्टेड रखते हैं, चाहे अबव द पॉइंट और बिलो द पॉइंट. तो इस केस में जो हमारी रीडिंग आएगी वो इस वजह से यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये रीडिंग यहाँ पे ज़्यादा आएगी, यहाँ पे कम आ सकती है. और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो रीडिंग है वो करेक्ट नहीं होगी. और ये जो एरर है इस तरह की, इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर. इस पैरेलैक्स एरर का एक एग्जांपल हम यहाँ पे भी ले सकते हैं. जैसे मान लो कि स्केल है और उसके अंदर 8 सेंटीमीटर पे हमें किसी चीज़ को लेंथ मेजर करनी है. तो हमारा यही तरीका हम यहाँ पे लगाते हैं. यहाँ पे भी हम टिल्टेड देखते हैं, यहाँ टिल्टेड देखते हैं और यहाँ स्ट्रेट रखते हैं आई लाइन को, आई साइड को पैरेलल. और पैरेलल हम देखते हैं तो बिल्कुल मेजरमेंट सही आता है. और अगर हम इधर से देखते हैं तो ये मेजरमेंट गलत, ये यहाँ तक जाता है. अगर हम यहाँ से देखें तो ये मेजरमेंट है वो यहाँ तक जाता है. तो इस केस में ये जो मेजरमेंट्स हैं ये तीनों ही केसेस में अलग अलग होंगे. तो ये जो मेजरमेंट है वो रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, लेकिन ये मेजरमेंट करेक्ट होगा. तो इस तरह से हम जब भी कभी मेजर करें तो हमारे आई साइट को बिल्कुल पैरेलल रखें ताकि पैरेलल एरर, पैरेलैक्स एरर को हम अवॉइड कर सकें. सो इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर. इसको आई साइट को हमें पैरेलल रखना है और ये जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं इनको हमें रिपीट नहीं करना है. एक और टर्म है कि टॉपिक, सब टॉपिक, कि अगर हमारे पास में एक स्केल है लेकिन वो स्केल मान लो कि काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं और इस कारण से वो टूट गया है, वो 1 सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर तक या 3 सेंटीमीटर तक टूट गया. तो उस केस में हम करेक्ट मेजरमेंट कैसे करें. इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कि ये स्केल है और इस स्केल में शुरू के मान लो कि 1 सेंटीमीटर 2 या 3 सेंटीमीटर वो टूटे हुए हैं. हमारे पास में सिर्फ स्केल है वो कितना है, इतना ही है. तो इस स्केल में हम देखते हैं कि 3 सेंटीमीटर तक ये ऑलरेडी टूटा हुआ है. अब अगर हम किसी चीज़ की लेंथ को जैसे मान लो कि मेजर कर रहे हैं हम, और वो जैसे मान लो कि हम यहाँ इस की लेंथ को मेजर कर रहे हैं और ये मेजरमेंट आ रहा है 15 सेंटीमीटर और यहाँ ये 3 सेंटीमीटर तक ऑलरेडी टूटा हुआ है. तो एग्जैक्ट जो लेंथ होगी वो क्या होगी,
कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो लाइन थी, इसकी जो लेंथ है वो हमने कहाँ से शुरू करी, यहाँ तक तो हमारा ये जो स्केल टूटा हुआ था, और आगे हमने 3 से स्टार्ट किया और लास्ट जो रीडिंग आई वो 15 थी। इट मीन्स इसके बेस पर तो हमारी जो इसकी लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल में 50 सेंटीमीटर है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर पहले से टूटा हुआ है। तो करेक्ट रीडिंग क्या होगी? 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हम करेक्टली मेजर कर सकते हैं अगर हमारे पास में डिवाइस या स्केल वगैरह वो टूटा हुआ है। तो एक और एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है कि अगर स्केल है वो थोड़ा बहुत पहले से टूटा हुआ है, तो उसके इसमें टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि मेजर हमने किसने टूटे हुए से हमने कितना मेजर किया और उसमें जो टूटा हुआ पार्ट है वो कितना है। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में एक्चुअल जो रीडिंग है वो आ जाएगी। जैसे 3 सेंटीमीटर से हम शुरू करते हैं, 30 सेंटीमीटर तक अगर आती है लेंथ, तो मेजर्ड कितनी हुई 30, ब्रोकन कितनी है 3, तो 30 माइनस 3 इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर विल बी द राइट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो इस तरह से हम इसको करेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास हमें दी गई कि एक ये लाइन है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसकी अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो हम बहुत इजीली इसको मेजर कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ 0 को यहाँ रखेंगे और यहाँ अगर हम इसको रखते हैं इस लाइन को, तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट देखें तो इस केस में आई लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अगर हम देखते हैं तो उसकी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन अगर हम इसी को यहां से देखते हैं या इसी को अगर हम इसी से टिल्ट करके ऐसे देखते हैं तो हमें एग्जैक्ट लेंथ है वो पता नहीं चलेगी। तो पैरेलक्स एरर है वो वहां पे अगर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है उसकी लेंथ वगैरह को मेजर करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। बट अगर हमें एक ऐसी लाइन दी जाए जो कि कर्व्ड लाइन है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए अगर मान लो कि हमारे पास में ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमने देखा कि हम इजीली उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है वो लाइन कर्व्ड है तो उस केस में हम किस तरह से, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में स्केल है और ये एक कर्व्ड लाइन है, तो कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका हम लगाते हैं कि हमारे पास में ये धागा है और इस धागे को हम क्या करते हैं कि इसके अलोंग इसको हम मेजर करते हैं कि ये यहां से यहां तक, एंड से यहां तक, फिर इसको हम आगे देखते हैं ये इस तरह से लाइन व्हाइट मार्कर से है ये इसलिए मिट रही है, फिर भी हम यहां तक, देन ये और इस तरह से हम धागे की लेंथ को, धागे को इसकी पाथ जो है इसके अलोंग रखते हैं और इस तरह से रखते हुए अगर हम देखते हैं तो इस तरह से एंड में हम देखेंगे ये टोटल लेंथ आ गई अपनी धागे की। तो यहाँ पे हम गांठ लगा सकते हैं या इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्केल को लेकर के अब हम यहाँ इधर से मेजर करते हैं। मान लो तो ये यहाँ से शुरू करके 15 सेंटीमीटर ये यहाँ आ रही है, देन अगेन ये जो लाइन है यहीं पे हम 15 सेंटीमीटर को फिर रखते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर, देन अगेन यहीं पे तो ये 45 सेंटीमीटर, एंड अगेन ये जो लेंथ है वो इसकी है यार ये 13 सेंटीमीटर। तो टोटल जो हमारी जो लेंथ है वो हो गई 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 13, ये हो गई 58 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है हम इस तरह से
कर्व्ड लाइन अगर हमारे पास में, तो इस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे इनको इस तरह से मार्क करें, जहां जितनी स्ट्रेट हो उसको ज्यादा लंबा रख सकते हैं, और फिर हम यहां से यहां तक की लाइन देखते हैं, फिर यहां से यहां तक की, फिर यहां से यहां तक की, यहां तक की, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और इस तरीके से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। हालांकि इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको मेजर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये जो तरीका हमने लिया था इसके अलोंग रखते हुए, और फिर इसको हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास में कर्व्ड लाइन है तो हम उसकी भी लेंथ को इजीली मेजर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन एंड देयर एग्जांपल्स. So in this topic we will study different types of motion and the examples, various examples of these types of motions. All of first, the type of motion that is rectilinear motion. This rectilinear motion is also known as straight line motion. So this motion is also known as rectilinear motion or straight line motion. This is motion in which an object moves along a straight path, that is known as straight line motion or rectilinear motion. For example, motion of a vehicle on a straight road. एक सीधी सड़क है और उसके ऊपर कोई व्हीकल चल रहा है और वो व्हीकल सीधा चल रहा है, बिल्कुल भी कर्व्ड नहीं चल रहा है, तो उस केस में उसकी जो मोशन है वो भी क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन है. दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग मार्च पास्ट. मार्च पास्ट के दौरान जो सोल्जर्स चलते हैं उनकी जो मोशन होती है, बॉडी की मोशन जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट पाथ में होती है, स्ट्रेट ट्रैक में होती है, उस कारण से वो भी एक एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन का. सेकंड हम ले रहे हैं एग्जांपल कर्वीलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर. सो कर्वीलिनियर मोशन का मतलब है कि कोई एक लाइन है, ट्रैक है, पाथ है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है या वो थोड़ा सा कर्व्ड है. तो कर्व्ड जो लाइन है उसके अलोंग जो मोशन की जाएगी उसको हम कहेंगे ये कर्वीलिनियर मोशन. और कर्वीलिनियर मोशन के जो एग्जांपल्स हैं दो, मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल फ्रॉम द बैट्समैन और बैट टू द बाउंड्री. अगर एक बैट्समैन है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है और हिट करके जो ही वो बॉल है वो आगे बाउंड्री की साइड में जाती है, तो हम देखते हैं कि वो शुरू में ऊपर की तरफ उठती है और फिर धीरे धीरे वो नीचे की साइड में जाती है. तो ये जो लाइन बनाती है वो एक कर्व्ड लाइन है, और इस कर्व्ड लाइन के अलोंग जो मोशन हो रही है उसको हम कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन. दूसरा एग्जांपल, ए स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली सीधा अगर एक स्टोन को हम फेंकते हैं तो सीधा फेंकते हैं तो शुरू में हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा सीधा जाएगा, फिर ऊपर उठेगा और फिर धीरे 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 डाउन होता हुआ सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर है वो आ जाएगा. तो उसकी जो मोशन है वो भी क्या है, कर्वीलिनियर मोशन है. तीसरा, रोटेटरी या रोटेशनल मोशन. ये एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है. जैसे मान लो कि ये मार्कर है और ये इसकी एक्सिस और ये इसी एक्सिस के ऊपर अगर घूम रहा है तो ये इसकी क्या है, रोटेशनल मोशन है. तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल. जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक ही जगह पर अगर ऐसे घूम रहा हूँ तो ये क्या है, मेरा रोटेशनल मोशन है. तो इस तरह की मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे, अपने ही प्लेस पर, अपने ही एक्सिस पे घूमता है तो उसको हम कहते हैं उसका रोटेशनल मोशन. एग्जांपल्स, अर्थ्स मोशन एट इट्स एक्सिस. अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पे एक ही जगह पे घूमती है, तो वो है एग्जांपल रोटेशनल या रोटेटरी मोशन का. दूसरा एग्जांपल है मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ एट देयर एक्सिस. जो व्हीकल्स वगैरह उनका जो व्हील है वो अगर आगे नहीं बढ़ रही है व्हीकल और एक ही जगह पे चलते अगर वो घूम रही है, जैसे मान लो कि साइकिल का टायर है और उस टायर को हम साइकिल को एक ही जगह स्टेबल रखते हुए ऊपर उठा करके उसके सिर्फ टायर को अगर घुमाते हैं तो उस केस में उसकी जो मोशन है वो एक ही एक्सिस पे हो रही है, तो इसको हम कहते हैं रोटेशनल या रोटेटरी मोशन. एक और एग्जांपल इसका है
मोशन ऑफ ए फैन एट इट्स एक्सिस। जो मोशन है फैन की, उसकी बॉडी को अगर हम देखते हैं तो वो बॉडी एक ही जगह पे काफी तेजी से घूम रही है, तो इसको भी हम कहते हैं रोटेशनल या रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, रोटेट चलता है, तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो कि हम पार्क में जाते हैं, पार्क के अंदर एक ट्रैक बना हुआ है जो बिल्कुल सर्कल में है, बिल्कुल गोल है, और उस गोल ट्रैक के अंदर अगर हम वॉकिंग करते हैं तो हमारी जो मोशन है वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। इसके एग्जांपल्स हैं मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन, और उसके एग्जांपल हैं रेस ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि पार्क के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, या जहाँ पे रेस होती है बड़े लेवल पे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सर्कुलर ट्रैक्स हैं वो बने हुए होते हैं, और हर जो प्लेयर है, हर रेसर है, वो एक पर्टिकुलर ट्रैक में ही मूव करता है, तो उसका पूरा जो ट्रैक है वो क्या है, सर्कुलर पाथ में है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है सर्कुलर मोशन का। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड विद द थ्रेड एंड इज मूव्ड इन सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो कि हमने एक धागा लिया, धागे से एक स्टोन को बांध दिया, और उस स्टोन को उस एंड से हमने धागे के उस एंड पर हमने स्टोन को बांधा, इस एंड को हाथ में पकड़ते हैं और उसको तेजी से ऐसे घुमाते हैं, तो घुमाने पर हम देखते हैं कि स्टोन है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन दैट इज oscillatory motion. When an object repeats its motion in forward and backward direction, or moves to and fro or back and forth, this type of motion is known as oscillatory motion. इस oscillatory motion को हम illustrate कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग या रोप धागा लिया, धागे से एक स्टोन को बांध दिया, इस धागे को हम यहाँ तक रेज करते हैं और फिर इसको हम रिलीज कर देते हैं, तो ये फॉरवर्ड मोशन। यहाँ जाने के बाद में वो वापस बैकवर्ड मोशन करेगा, तो ये फॉरवर्ड मोशन है इसको, और ये बैकवर्ड मोशन है, तो इसको ही हम कहते हैं टू एंड फ्रो या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों डायरेक्शंस में ये जो पेंडुलम है स्टोन का या पेंडुलम का बोब है, वो इस तरह से अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, इसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल्स, बोब ऑफ ए पेंडुलम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सिंपल पेंडुलम का, तो इसमें जो स्टोन है उसको हम बोब कहते हैं, वो रिपीटेडली अपने मोशन को रिपीट करता है। और जब ये एक कंप्लीट फॉरवर्ड मोशन और एक कंप्लीट बैकवर्ड मोशन दोनों को मिला करके हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन उसके अंदर होता है। दूसरा एग्जांपल, बोब ऑफ ए पेंडुलम, जैसे हम पेंडुलम क्लॉक में देखते हैं कि नीचे जो पेंडुलम सस्पेंडेड होता है उसकी मोशन को भी हम देख सकते हैं, वो भी एक रिपीटेड मोशन है जो कि रिपीट होती रहती है सर्टेन टाइम के बाद में। इस तरह से वो बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन को शो करता है, और उसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। या मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला, झूले का जो मोशन है वो भी रिपीट होता रहता है एक सर्टेन इंटरवल के बाद में, इसको भी हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट, सिक्स्थ, पीरियोडिक मोशन। ये एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अपनी स्पीड को अपने मोशन को रिपीट करता है विद ए कांस्टेंट स्पीड, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए अपनी स्पीड को अपनी मोशन को रिपीट करता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सी लग रही हैं, ये या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ये पेंडुलम है, ये भी अपनी मोशन को एक सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट कर रहा है, तो ये रिपीटेड मोशन है, इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होती हैं। इसमें किसी भी मोशन का रिपीटेडली वो मूवमेंट हो रहा है एक सर्टेन इंटरवल के बाद में, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं और ऑसिलेटरी मोशन भी। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि टू एंड फ्रो मोशन बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन ये जो मोशन है यहाँ, ये हो सकता है कि बहुत धीरे हो या इतना तेजी के साथ में ना हो।
जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड अपनी मोशन को एक सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट करता है तो वो क्या है, पीरियोडिक मोशन। नाम से पता चल रहा है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इट इज रिपीटेड, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। जैसे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, तो क्लॉक के हैंड्स है वो इस तरह से मूव करते हैं और मूव करने के बाद में अपनी रिपीट को, अपनी मोशन को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। एक सर्टेन इंटरवल के बाद में अपनी स्पीड, अपनी मोशन को ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो दिस इज पीरियोडिक मोशन। अर्थ मोशन अराउंड द सन, दिस इज सन के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ वो मूव करती है और फिर से वो एक राउंड पूरा करती है, फिर से दूसरा तीसरा राउंड, इस तरह से अपनी मोशन को वो रिपीट कर रही है। सो दिस इज पीरियोडिक मोशन। मैरी गो राउंड, उसके अंदर भी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन भी है, वो उसमें जो अगर स्ट्रिंग वगैरह बीच में लगी हुई हो तो वो रोटेशनल मोशन भी है। तो एक ही मोशन है वो कई टाइप की मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे एक स्टोन हमने लिया, उसको धागे से बांध दिया और उसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं, तो क्या है, हम उसमें देखते हैं कि सेंटर की चारों तरफ वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, पाथ उसका क्या है, सर्कुलर, तो सर्कुलर मोशन भी है। और एक एक्सिस पे ही घूम रहा, बहुत ज़्यादा एक्सिस से दूर नहीं है, एक्सिस को छोड़ के नहीं जा रहा है, इस कारण से वो क्या है, रोटेशनल मूवमेंट का भी, रोटेशनल मोशन का भी एग्जाम्पल है। देन वाइब्रेटरी मोशन, वैसे देखा जाए तो तीनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, इन सब के अंदर ही क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी मोशन को रिपीट करता है। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बहुत तेजी से रिपीट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो मोशन है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए और साथ में ही एक जो मोशन है वो कंटिन्यूसली बहुत तेजी से रिपीट होनी चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड और पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन में कितना तेजी से वाइब्रेट करता है या अपनी पोजीशन को अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो रिपीट करता है, ये जो रिपीटिशन है अगर ये बहुत फास्ट है तो हम उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल्स हैं, मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार। एक गिटार हम लेते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स को हम जब छेड़ते हैं तो जो गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं वो तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, बहुत तेजी से जो मोशन हो रहा है इसी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। देन मोशन ऑफ टोन्स, अगर हम एक चिमटा लेते हैं और उसकी जो फॉर्क्स हैं उनको अगर किसी चीज़ से स्ट्राइक करने के बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे बहुत तेजी के साथ में वो वाइब्रेट हो रहे हैं, यानी इनकी मोशन है वो भी टू एंड फ्रो, यानी ऑसिलेटरी मोशन भी है ये। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन इतना फास्ट नहीं है, लेकिन ये मोशन बहुत ही तेजी से हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन है बहुत तेजी के साथ में होता है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। या जो ट्रिमर है या वाइब्रेटर है उसके अंदर जो कंपन होता है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। एट लास्ट रिवोल्यूशनरी मोशन, इस रिवोल्यूशनरी मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक्सिस के बहुत दूर रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्विंग जो मोशन है उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। जैसे हमने पहले पढ़ा कि अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये जो मूवमेंट है एक्सिस से बहुत दूर है, अपने एक्सिस पे तो ये घूम ही रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट जो क्या है, सन है, इस पॉइंट के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को बनाए हुए एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ में ये मूव करती है, तो इसको हम कहते हैं रिवोल्यूशनरी मोशन। That's all for this chapter and thanks for watching. The questions and answers of this chapter will be in the next video. Thank you.